गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक इंक्वायरी। ओके, तो कोई भी फील्ड साइंटिफिक तभी बनता है जब जो उसके मेथड्स हैं, जो उसका तरीका है, हाउ इट इन्वेस्टिगेट इज़ साइंटिफिक। साइंटिफिक जो इंक्वायरी है उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए और वही हमारी साइकोलॉजी की रिसर्च में होती है। पहला है ऑब्जेक्टिविटी और दूसरा है सिस्टमैटिक अप्रोच का होना। राइट। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब सिंपल ये होता है कि अगर दो लोग एक ही चीज़ को इंडिपेंडेंटली जो है रिसर्च करें या सर्च करें तो उन दोनों का रिजल्ट मोर और लेस सेम होना चाहिए। राइट। उसमें कुछ भी सब्जेक्टिविटी, कुछ पर्सनल बायसनेस नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी रेफर्स टू द फैक्ट that if one or more person independently study a particular event, both of them to a great extent would arrive at the same conclusion. For example, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी जो क्लास में ब्लैक बोर्ड लगा है उसकी लेंथ और ब्रेथ आप मुझे मेज़र करके बताइए, तो जो आप उसको मेज़र करेंगे वो और जो आपका फ्रेंड उसको मेज़र करेगा वो भी क्या होगा, सिमिलर होगा। मतलब उसमें कुछ भी सब्जेक्टिव बाइसनेस नहीं होगी। तो तब हम उसे बोलेंगे दैट जो मेज़रमेंट है इट वाज ऑब्जेक्टिव। ठीक है। इस तरह से हम और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ले सकते हैं कि अगर मैंने आपका जो है इन IQ लेवल फाइंड आउट किया या फिर किसी और जो है साइकोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया, वो जो है थोड़े बहुत एरर्स के साथ सिमिलर होंगे तो वो ऑब्जेक्टिव होंगे। उसमें मेरा पर्सनल बाइसनेस नहीं होगा, उसमें किसी और साइकोलॉजिस्ट का पर्सनल बाइसनेस नहीं होगा। राइट। नेक्स्ट होता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक होने का मतलब है कि कोई भी साइंटिफिक रिसर्च है वो एक स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस को फॉलो करती है, कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करती है कि उस पर्टिकुलर उसमें होने चाहिए सीरीज़ में। इसीलिए हम उसे सिस्टमैटिक प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है। तो साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक रिसर्च की दो करेक्टरिस्टिक हो गई हैं, पहले ऑब्जेक्टिविटी और दूसरा है सिस्टमैटिक अप्रोच। अब जो सिस्टमैटिक अप्रोच है उसके बेसिस पे हमारे पास चार जो हैं स्टेप्स हैं। पहला है कॉन्सेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम, दूसरा कलेक्टिंग डाटा, तीसरा ड्राइंग कंक्लूजन और चौथा है रिवाइजिंग रिसर्च। ओके, हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम। कॉन्सेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम का मतलब सिंपल यही होता है कि जब भी आप जो है रिसर्च स्टार्ट करते हैं, आप एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं स्टडी के लिए कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें टॉपिक क्या होना चाहिए। ठीक है। तो किस तरह से कोई भी बहुत टॉपिक हो सकते हैं रिसर्च के लिए, लेकिन ये जो भी हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है हमारे रिव्यू ऑफ द पास्ट लिटरेचर या रिव्यू ऑफ द पास्ट रिसर्च। मतलब पास्ट में अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च हुई है तो एज अ रिसर्चर आप पहले उसे स्टडी करेंगे, वो कहाँ तक छूटी है, क्या उसका जो है कंक्लूजन निकला है। उसके बेसिस पे आप जो है कंक्लूड करेंगे कि आप कोई फर्दर नई रिसर्च करना चाहते हो उस टॉपिक पे, या जो है आप उसी में से किसी रिसर्च को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है। तो रिव्यू ऑफ पास्ट लिटरेचर या पास्ट रिसर्च का मतलब यही होता है कि अब तक जितनी भी रिसर्च हुई हैं उन सबको जो है आपने क्या करना, रिव्यू करना और उसके बेसिस पे अपना एक टॉपिक सेलेक्ट करना। अंडरस्टूड। अब साइकोलॉजी में तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर रिसर्च की जा सकती है। एक टॉपिक हम ये समझ लेते हैं कि जो जितना ज़्यादा टाइम जो है बच्चा इस तरह की वॉयलेंस देखता है, कुछ भी वॉयलेंस वाले कार्टून देखता है या मूवीज़ देखता है, तो उतना ही ज़्यादा उसके बिहेवियर में एग्रेशन आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये मान लिया या मैंने ऐसी कोई रिसर्च जो है पढ़ी है, तो जब ये हो जाता है, मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं। हाइपोथेसिस हर रिसर्च में एक बेसिक स्टेप है, एक पहला ही स्टेप है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है टेंटेटिव आंसर टू अ रिसर्च प्रॉब्लम। जो भी मैंने ये रिसर्च प्रॉब्लम मतलब सोची है, टॉपिक मैंने सोचा है रिसर्च का, कि जितना ज़्यादा कि बच्चे का वॉयलेंट कंटेंट देखना टीवी में, उसकी वजह से जो है बच्चे के अंदर एग्रेशन जो है डेवलप हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक प्रॉब्लम या एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, तो इसके बेस पे मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया। हाइपोथेसिस मतलब मैंने एक सजेस्ट करता हुआ एक आंसर बनाया, और वो ये है
उसमें मैंने दो वेरिएबल्स लिए, एक कॉज है एक इफ़ेक्ट है, एक की वजह से दूसरे पे इफ़ेक्ट हो रहा है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, राइट। तो हाइपोथेसिस मैंने ये बनाया है कि greater is the time, greater is the amount of time spent by children in viewing violence on television, higher is the degree of aggression displayed by them। ठीक है, दोबारा से बोल रही हूँ, मैंने हाइपोथेसिस बनाया जैसे कि ग्रेटर इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट बाय चिल्ड्रन इन व्यूइंग वायलेंस ऑन टेलीविज़न, हायर इज़ द डिग्री ऑफ एग्रेशन डिस्प्लेड बाय देम। तो मैंने ये क्या बनाया, हाइपोथेसिस बनाया कि जितना ज़्यादा बच्चे जो हैं टाइम स्पेंड करते हैं वायलेंट चीज़ें देखने में टीवी पे, उतना ही ज़्यादा जो है उनके बिहेवियर में एग्रेशन डेवलप हो जाता है। फाइन, सो ये क्या है, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन या हाइपोथेसिस का बन जाना। तो जब मैंने कॉन्सेप्चुअलाइज करी प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम के साथ साथ क्या बनाया जाता है, एक हाइपोथेसिस। उसके बाद नेक्स्ट आता है कलेक्टिंग डाटा। अब जो भी मैंने पर्टिकुलर टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, अब मैं डाटा कलेक्ट करूँगी। अब साइकोलॉजिकल रिसर्च में डाटा क्या होता है, एक्चुअल में ये जो डाटा कलेक्शन वाला पॉइंट है ये अपने आप में ब्लूप्रिंट है ऑफ द एंटायर रिसर्च। ओके, ब्लूप्रिंट मतलब यहाँ पूरा ये स्ट्रक्चर, पूरा फ्रेमवर्क बताएगा कि रिसर्च किस तरह की होनी चाहिए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें लिखा है, इसमें हम पार्टिसिपेंट्स को जो है सेलेक्ट करते हैं कि किस तरह के मैं पार्टिसिपेंट लूँगी, क्या मेरा मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन होगा, किस तरह के टूल्स मैं यूज़ करूँगी, ठीक है, और क्या मेरा प्रोसीजर होगा। ये सब इसमें आ गया, तो इसका मतलब ये पूरा ब्लूप्रिंट ही है डाटा कलेक्शन का, राइट। अब पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टडी मतलब अगर मैंने जो है बच्चों के ऊपर रिसर्च करनी है तो मेरे पार्टिसिपेंट जो हैं कैसे होंगे, चिल्ड्रन होंगे या एडोलेसेंस होंगे, टीनेजर्स होंगे या एडल्ट होंगे या ओल्ड एज पीपल होंगे, क्या होंगे, ठीक है। ये मैं डिसाइड करूँगी जो भी मेरा टॉपिक होगा। जैसे अभी मेरा टॉपिक बच्चों के ऊपर है तो मेरे पार्टिसिपेंट क्या होंगे, किड्स होंगे, चिल्ड्रन होंगे, स्कूल गोइंग किड्स होंगे, राइट। नेक्स्ट होता है मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। अब डाटा कलेक्शन का मेथड साइकोलॉजी में क्या होता है, क्या मैं इंटरव्यू के बेस पे डाटा कलेक्ट करूँगी, क्या मैं ऑब्जर्वेशन के बेस पे डाटा कलेक्ट करूँगी, क्या मैं कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ करने वाली हूँ, क्वेश्चनर यूज़ करने वाली हूँ, सो एंड सो, राइट। बहुत सारे अभी इसमें मेथड आप पढ़ेंगे तो वो मेथड इसमें आ जाते हैं ऑफ कलेक्टिंग डाटा। नेक्स्ट है टूल्स। अब टूल्स का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर कोई भी इंसान लाइक टूल्स का मतलब तो औजार ही होता है, तो इसी तरह से हमारी साइकोलॉजी में भी जो टूल्स हैं फॉर डाटा कलेक्शन या फिर जो है उनके बेसिस पे इंटरप्रिटेशन करना, वो सारी चीज़ें टूल्स में आती है। स्पेशली टूल्स किस तरह के होंगे, मतलब साइकोलॉजिकल रिसर्च में क्या मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादातर जो टूल्स में हम डिफ़ाइन कर देते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट जो स्टैंडर्डाइज होते हैं, जो आफ्टर एन इंटेंस रिसर्च डेवलप होते हैं, वो मैंने कौन सा यूज़ करना है, क्या किस कॉन्टेक्स्ट पे अप्रोप्रिएट होगा ये। और लास्ट है प्रोसीजर, किस तरह से पूरा जो है ना प्रोसीजर चलेगा, ठीक है, किस तरह से पूरा प्रोसीजर होगा, क्या जो है मैं ये एडमिनिस्टर करूँगी किसी सिंगल पर्सन पर, क्या मैं ग्रुप में करूँगी, ये सब किस में आ जाता है, हमारा प्रोसीजर में, किस तरह से होगा, ठीक है। समझ में आया। पार्टिसिपेंट मतलब जिन पे भी आपने कंडक्ट करना है, बच्चे हैं, टीचर हैं, स्कूल गोइंग किड्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं, क्या है, राइट। मेथड में क्या आ जाता है डाटा कलेक्शन का, कि मैं जो है केस स्टडी से डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, ऑब्जर्वेशन से कर रही हूँ, किससे कर रही हूँ। नेक्स्ट इसमें आता है टूल्स का। तो टूल्स वही बताया मैंने आपको कि साइकोलॉजिकल जो हमारे टेस्ट हैं वो होना, या क्वेश्चनेयर का होना, या कुछ भी जो भी हमारे स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं जो हम इंडिविजुअल पे अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें हम साइकोलॉजिकल टूल्स कहते हैं। प्रोसीजर अगेन वही चीज़ कि मैं कैसे एडमिनिस्टर करूँगी, क्या मैं इंडिविजुअल करूँगी या मैं ग्रुप पे करूँगी। ओके, नेक्स्ट आता है ड्राइंग कंक्लूजन। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा कलेक्टेड हम क्या करते हैं कि उसके बेसिस पे कंक्लूड करना कि इसका क्या मतलब है। तो वो किसके थ्रू होता है, थ्रू स्टैटिस्टिकल मेथड। अब स्टैटिस्टिक क्या है, आपने शायद से सुना भी होगा, ये बच्चे एक्चुअल में मैथमेटिकल साइंसेस का ही एक पार्ट है। मैथमेटिक्स के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ते हैं हायर लेवल पर, आप भी शायद से पढ़ें। इसमें ज़्यादातर
लाइक कोरिलेशन फाइंड आउट करना, मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करना और सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करना, ये सारी चीज़ें होती हैं स्टैटिस्टिक बेसिकली यूज़ होती है रिसर्च में। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो ड्राइंग कंक्लूजन है। अब जो भी मेरे पास डाटा आया है अपने आप में उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर मेरे पास जो है मैंने बहुत सारे इंडिविजुअल ग्रुप बनाए थे, उसके बेसिस पे मेरे पास डाटा तो आ गया, लेकिन अपने आप में वो नंबर है, वो नंबर कुछ नहीं कहता अनलेस आई अप्लाई सम काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड टू ड्रॉ द इन्फ्रेंसेस, टू ड्रॉ द कंक्लूजन फ्रॉम देम। ठीक है, तो वो किस तरह के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कोरिलेशन फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, इसके बेसिस पे पाई चार्ट बनाना या जो है बार डायग्राम बनाना, कुछ भी। ये किसके थ्रू होता है, ये हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू होता है। और इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो हाइपोथेसिस है, जो हमने स्टार्टिंग में हाइपोथेसिस बनाया था कि हाँ ऐसा होता है, जो हमने मान लिया था, एज्यूम किया था, वो जो है उसको एनालिसिस करने के लिए होता है और उसके बेसिस पे कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं। लास्ट आता है इसमें रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन। अब जो मैंने रिसर्च जो है हाइपोथेसिस से शुरू करी थी, उसमें ये देखना होता है कि क्या जो मैंने ये पूरी रिसर्च करी है इसके बेसिस पे वो जो मेरा हाइपोथेसिस बना था स्टार्टिंग में, क्या वो अप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या वो पूरी रिसर्च उस चीज़ को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर रही होती तो हम क्या करते हैं, दोबारा से एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं और रिसर्च दोबारा से कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अगर जो है एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस हमारा कंफर्म हो जाता है कि हाँ ज़्यादा जो है एग्रेसिव कंटेंट टीवी पे देखने से बच्चे एग्रेसिव होते हैं, अगर मेरी पूरी रिसर्च के थ्रू ये जो है साबित हो गया है, ये वेरीफाई हो गया है, तो मैं यही रिसर्च छोड़ दूँगी, कंक्लूड कर दूँगी और वो फिर बाद में जो है ना फैक्ट बन जाएगा। ठीक है, वो फैक्ट बन जाएगा, फिर हम जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्ट में आएगा कि हाँ जितनी ज़्यादा देर आप जो है वायलेंस देखते हैं टीवी में उतना ही आपके बिहेवियर में वो चीज़ आ जाती है। लेकिन इन केस अगर जो है मेरा वो हाइपोथेसिस जो है कंफर्म नहीं हुआ, तो मैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाऊंगी, दोबारा से उस चीज़ को जो है क्या करूँगी, नए तरीके से चेंजेस करके उसे दोबारा से स्टार्ट करूँगी अपनी रिसर्च को। इसीलिए एक सर्कल की तरह है, विशेष सर्कल की तरह, नेवर एंडिंग। अगर हो गया यहाँ पे रिसर्च कंक्लूड, अगर वो इसके अकॉर्डिंग कंफर्म हो गया एनालिसिस तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या होता है हम दोबारा से वही चीज़ स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से जो है क्या होती है, एक साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट होती है। ये सारी चीज़ें हर साइंटिफिक जो है एरिया में अप्लाई होते हैं, यही मेथड और यही हमारे साइकोलॉजी में भी अप्लाई होते हैं। ठीक है।